तो बच्चों आज की जो क्लास है उसमें आज हम करने वाले हैं जो इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोस में कर लिया है, उसकी एक्सरसाइज भी हमने कर ली है। और आज हम बात करेंगे सारे इंटीग्रेशन की, सारे जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे पहले इस वीडियो के अंदर। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि जितने भी फार्मूलाज है अगर वो सारे आपको याद नहीं है तो इंटीग्रेशन में फिर कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो बेटर है कि सारे फार्मूलाज आप अच्छी तरह याद कर लो, जो जो समझने की चीज़ें उनको समझ लो और जो समझ में नहीं आ रही है तो उनको लर्न कर लो, लेकिन सारे फार्मूलाज आपको लर्न जरूर कर लेने हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक फार्मूलाज हैं, जो बिल्कुल बेसिक फार्मूलाज हैं, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि वो आपको एटलीस्ट याद होंगे तो फिर आगे की चीज़ें आपको समझ में कुछ कुछ आनेंगी। तो अब यहाँ पर जो सबसे पहला फार्मूला है, अगर उसमें कहता है कि x की पावर n का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो x की पावर n में यहाँ पर है कॉन्स्टेंट। अगर हम कहें कि भाई x की पावर आपको 3 का इंटीग्रेशन करना है, तो इसके इंटीग्रेशन में क्या होगा कि जो यहाँ पर पावर होती है वो पावर यहाँ पर हो जाएगी ऐड, और डिवाइड में वही पावर नीचे आ जाएगी। तो 3 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो बनेगा x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस में c को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपको जितने भी इंटीग्रेशन आप करोगे सबके अंदर ये लगाना ही लगाना है, क्योंकि जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होता है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो यहाँ पर अगर कोई कांस्टेंट हम डाल देंगे 1 2 3 4 तो उसके डिफरेंशिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि जो इंटीग्रेशन अगर हम इसका करते हैं तो कोई एक आंसर नहीं है, बहुत सारे आंसर्स होते हैं, लेकिन उन बहुत सारे आंसर्स में आएगा यहाँ पर हमेशा कांस्टेंट ही। तो उन सारे कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं सी को। तो जब भी आप इनडेफिनेट इंटीग्रल करोगे, यहाँ पर इस तरह का इंटीग्रेशन करोगे तो सभी में आपको सी जरूर लगाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंटीग्रेशन है वो हमारे पास है dx। खाली dx का मतलब है कि 1, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आएगा हमेशा x। लेकिन 1 की जगह मान लो कोई और कांस्टेंट आ जाए, जैसे 2 आ जाए, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 10 हो जाए 10x हो जाएगा, -3 है तो -3x हो जाएगा। उसके बाद है 1 अपॉन x। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आता है हमारे पास log x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अगर आपको डेरिवेटिव भी याद है तो काफी इंटीग्रेशन तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। अगर log x का डेरिवेटिव 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन log x है। e की पावर x में डेरिवेटिव में कोई चेंज नहीं होता। अगर डेरिवेटिव में कोई चेंज नहीं होता तो इंटीग्रेशन में भी कोई चेंज नहीं होगा। a की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो a की पावर x डिवाइडेड बाय log a। डिफरेंशिएशन में ये मल्टीप्लाई में होता है, यहां पर ये डिवाइड में है। तो ये सबसे बेसिक इंटीग्रेशन थे। उसके बाद इंटीग्रेशन टेक्निक्स आती हैं। इंटीग्रेशन टेक्निक्स में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाली टेक्निक है वो है सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, कुछ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि हम वो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकें। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर वो प्रॉपर्टीज आपको याद होंगी तो बहुत से क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूट करे बिना ही आप उसका आंसर निकाल लोगे। क्योंकि हमें एमसीक्यूज करने हैं तो हमें यहाँ मेथड से मतलब नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी करने से मतलब है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, तीनों प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप बड़े ध्यान से इसको समझ लेंगे, एक बार याद कर लेंगे तो बहुत से क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर पाएंगे। ये कहता है कि पहली प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है f(x) और उसका इंटीग्रेशन करने पर ये आता है, तो अगर आप उस x को रिप्लेस कर देते हो किसी लीनियर फंक्शन से, रिप्लेस किससे करना है, कोई लीनियर फंक्शन होना चाहिए, जैसे यहाँ पर है ax + b। तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो f(x) जो इंटीग्रेशन आना है वो f ही रहेगा। x की जगह बस आपको ax + b लिखना है और डिवाइडेड बाय a और कर देना है। जैसे हमने जो बेसिक इंटीग्रेशन करे थे, अगर उसमें से मान लो मैं एक इंटीग्रेशन लूं, मैं कहूं कि a की पावर x का इंटीग्रेशन था, a की पावर x का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा वो था a की पावर x अपॉन में log a, ऐसे था। तो मैं इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूं a की पावर 3x + 2 का। तो यहां पर क्या हुआ, इस फार्मूले के अंदर हमने x को रिप्लेस कर दिया किसी और लीनियर फंक्शन से। रिप्लेस लीनियर से ही करना है, तो उस केस में जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो जैसा इंटीग्रेशन ये था ऐसे का ऐसे ही रहेगा। a की पावर x की जगह हम ये लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय log a आ जाएगा। बस एक एक्स्ट्रा काम और क्या करना है आपको, जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पर 3, उस 3 से डिवाइड और कर देना है। तो डिवाइड आएगा तो मतलब डिनोमिनेटर में लिख देना है प्लस में c। तो इस तरीके से करना है, बाकी सब कुछ बिल्कुल वही करना है। मतलब इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जो लीनियर फंक्शन में जो x आएगा उसका जो भी डेरिवेटिव होगा उससे डिवाइड कर देना है। जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें कहता है कि अगर f(x) की पावर n है और साथ में इसका डेरिवेटिव भी दिया हुआ है,
तो इसको जैसे हम पावर फार्मूला में इंटीग्रेट करते हैं x की पावर n में, उसी तरीके से आपको यहाँ भी इंटीग्रेट कर देना है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, मान लो मैंने फंक्शन हमारे पास लिया x² प्लस में x, इसकी पावर मैंने कहा 7, इनटू में लिख दिया मैंने 2x प्लस 1। तो x² का डेरिवेटिव है 2x, x का डेरिवेटिव है 1। तो इसका डेरिवेटिव अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो आप सीधा इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो इसमें क्या करना है आपको, पावर फार्मूला के अकॉर्डिंग इसकी पावर बनेगी 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस c। ये आंसर आ जाएगा। इसमें कोई टेक्निक वेक्निक आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जैक्ट ऊपर है तो उसका आंसर आ जाएगा लॉग में। जैसे मान लो यही क्वेश्चन होता, इसमें नीचे होता x² प्लस में x खाली, ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 1। तो यहां पर इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव होना चाहिए, पावर नहीं होगी। पावर होगी तो फिर पावर का भी डेरिवेटिव देखना पड़ेगा। इसमें क्या है, इसमें तो आपको सिर्फ बेस का डेरिवेटिव देखना है जो ब्रैकेट के अंदर है। लेकिन अगर यहाँ नीचे ये वाला अगर प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो नीचे जो भी लिखा हुआ है उस पूरा का पूरे का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। तो आंसर बनेगा इसका लॉग में, तो इसका आ जाएगा लॉग ऑफ x² प्लस में x। उसके अलावा अगर ये टेक्निक्स काम नहीं आती हैं तो फिर आपको प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन पे जाना पड़ेगा। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन में किसी हम फंक्शन को, जहां पर 2-3 फंक्शन दिए होते हैं, उसमें से किसी एक फंक्शन को हम t एज्यूम कर लेते हैं या z एज्यूम कर लो, कुछ भी कर लो। उसके बाद फिर उसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कब आपको किसको t पुट करना चाहिए। तो कुछ की पॉइंट है, इससे आपको पता चल जाएगा। जैसे पहले में कहता है कि ट्राई टू आइडेंटिफाई द फंक्शन f(x) हुज डेरिवेटिव इज गिवन इन क्वेश्चन। अगर आपको 2 या 3 फंक्शन दिए हुए हैं तो उसमें से आप आइडेंटिफाई करो कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव क्वेश्चन में गिवन है। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है उसी फंक्शन को आप t एज्यूम कर लो और उसके बाद उसे इंटीग्रेट करो। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम इसको और सीखेंगे कि भाई कैसे आपको ये लगाना है। इफ एक्सपोनेंट ऑफ f(x) इज इन फ्रैक्शन देन पुट f(x) इक्वल्स टू t। अगर कोई एक्सपोनेंट जो दे रखा होता है, जो पावर में दिया होता है, वो अगर फ्रैक्शन में है या उसकी पावर बहुत बड़ी है तो आप उसी फ्रैक्शन को t पुट कर दो। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर कि a की पावर x नहीं है, a की पावर √x है, या a की पावर √3x/2 है, या a की पावर 7x² प्लस 6 प्लस समथिंग है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें उसी को ही t पुट करना है। जो पावर में आया सिर्फ उसको t पुट कर देना है। इफ x इज रिप्लेस बाय सम अदर फंक्शन इन log x और e की पावर x। अगर log x या e की पावर x में इस x की जगह पर कुछ भी और दिया है, अगर कोई डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगती है तो ठीक है, नई प्रॉपर्टी लगती है तो उस x की जगह जो भी दिया होगा उसी को उठा के आप t पुट कर दो। अगर x की जगह आपको दे दिया 7x की पावर 6 प्लस में 3 प्लस में 2x, इस तरह का कुछ दे दिया, तो जो दे रखा है ना बस उसी को आपको t पुट कर देना है। जहां भी log x वाले क्वेश्चन करोगे या e की पावर x वाले क्वेश्चन करोगे तो x की जगह कुछ भी दे रखा हो, डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी बनती है इनमें से तो ठीक, अदरवाइज उसी को उठा के आपको टी पुट करना है। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चंस करेंगे हम इसमें तो और आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। जिन्होंने पहले कर रखा है तो उनको तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मेथड होता है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहां पर पार्शियल फ्रैक्शन आपको लगाना चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए आपको देखना है कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ ऐसे फैक्टर्स दिए हुए हैं जिसको आप और आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, तब आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना चाहिए। अब पार्शियल फ्रैक्शन जब लगाते हैं तो इसकी टाइप आपको ध्यान रखनी कि किस टाइप में कैसे उसको फैक्टराइज करना है। तो ये नॉर्मल फंक्शन है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, और इसको पार्शियल में कन्वर्ट हम ऐसे कर रहे हैं। अगर आपके पास नीचे 2 फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लीकेशन में, सबसे पहला काम तो आपको हमेशा ये देखना है कि जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। सबसे पहला काम तो यही चेक करना है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो पहले फंक्शन को आप डिवाइड करो, डिवाइड करके फिर इस तरह के फॉर्मेट में लेकर आओ। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, नीचे अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो आप लिखेंगे इसको a/x - a b/x - b। फिर इसको सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यू निकालेंगे और यहां पर पुट करके आंसर आपका आ जाएगा। अगर आपके पास 3 फैक्टर दिए हुए हैं तो आप यहां पर 3 अलग अलग कन्वर्ट कर दो, a/this, b/this एंड c/this। अगर आपके पास px + q में x - a का स्क्वायर दिया हुआ है तो यहां पर x - a का स्क्वायर है, तो इसको जब आप 2 पार्ट्स में तोड़ोगे तो एक लिखना है आपको a/x - a, दूसरे में लिखना है b/x - a का होल स्क्वायर।
यहां पर दिया हुआ है आपको x माइनस ए का होल स्क्वायर, साथ में एक फंक्शन मल्टीप्लाई में और दे दिया। तो पहले जो स्क्वायर में था उसको तो आपको ऐसे कैसे लिखना है। वो तीसरा फंक्शन था वो लीनियर फंक्शन है तो उसको लिखना है c अपॉन एक्स माइनस बी। उसके बाद नीचे जो चौथा आपको दे रखा है इसमें एक x माइनस ए और दूसरा जो फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन यहां पर फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है। अगर फैक्टराइज हो पाएगा तो इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, पहला लीनियर फंक्शन है a अपॉन एक्स माइनस ए, दूसरे फंक्शन के ऊपर लिख देंगे बी एक्स प्लस में सी, यानी एक लीनियर फंक्शन ऊपर लिख देंगे। फिर यहाँ पर जो ए बी सी आ रहे हैं उनकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, वैल्यू फाइंड करके फिर उसको हम इंटीग्रेट करना सीखेंगे। जितने भी इंटीग्रेशन में नीचे लीनियर फंक्शन आ रहा है ना, ये लीनियर फंक्शन आ रहा है, इन सब का आंसर हमेशा लॉग में ही आएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके ऐसे ही आते हैं तो आंसर आप उसका बड़े इजीली फाइंड कर सकते हो कि आंसर उसका लॉग में ही आना है। नेक्स्ट जो टेक्निक है इंटीग्रेशन में वो है यहाँ पर कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स दे रखे हैं। इस फॉर्मेट में अगर होता है तो आप उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करके ऐसे लिख सकते हो। सबसे पहला जो है आपको दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो आंसर इसका क्या आएगा, 1 अपॉन में 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए। अगर यहां पर उल्टा कर दिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, तो फॉर्मेट तो सेम रहेगा, बस क्या हो जाएगा, जो x माइनस ए था वो नीचे आ जाएगा विद नेगेटिव साइन, मतलब साइन उसका चेंज कर देना है। a माइनस एक्स बनेगा और ये a प्लस एक्स बनेगा। 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो इसमें उठाकर क्या करना है, आपको लॉग लेना है, लॉग लेना है, x लिखना है प्लस में, यही क्वेश्चन उठाकर यहां पर एज इट इज लिख देना है। अगर ये चीज माइनस में हो ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो भी आपको बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही लिख देना है। ये दोनों फार्मूले यहाँ पर रूट में जो टर्म है यहाँ न्यूमरेटर में है, यहाँ पर दोनों टर्म डिनोमिनेटर में थी। तो अगर ये न्यूमरेटर में है तो आपको क्या करना है, x/2 दोनों फार्मूले में लिखना है। रूट के अंदर जो क्वेश्चन था वही उठा के आपको यहाँ लिखना है। यहाँ प्लस ए स्क्वायर था, यहाँ माइनस ए स्क्वायर है, तो प्लस ए स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ है माइनस में तो यहाँ लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर बाई 2। उसके बाद का जो पोर्शन है वो यही है, ये वाला पोर्शन उठा के यहाँ पर लिख दो, ये वाला पोर्शन उठा के ये वाला यहां पर लिख दो। तो ये स्पेशल इंटीग्रल है कि स्पेशल फॉर्म अगर बनती है आपके पास तो आप डायरेक्ट उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, कुछ और फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स के अंदर क्या होता है, बाय पार्ट्स के अंदर आपके पास दो फंक्शन दिए होते हैं मल्टीप्लीकेशन में, उसमें से आपको पहले चूज करना होता है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट है कौन सा सेकेंड है। अब वो चूज करने के लिए जो सिस्टम होता है वो आइलेट सिस्टम होता है। आइलेट का मतलब हो जाता है, आई का मतलब इनवर्स फंक्शन होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको आप छोड़ दो। ट्रिग्नोमेट्री टी का मतलब ये भी छोड़ दो, यानी लॉग, अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल। अगर लॉग और अलजेब्रा दिया हो तो पहला फंक्शन लॉग होगा, दूसरा अलजेब्रा है। अगर अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल है तो पहला अलजेब्रा है, दूसरा एक्सपोनेंशियल है। इस तरह से पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सा फर्स्ट फंक्शन है कौन सा सेकेंड है। अब मान लो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो फर्स्ट फंक्शन आप एज इट इज रखोगे, सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन, फिर माइनस का साइन आएगा, पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, फिर इस सब का एक बार फिर से और इंटीग्रेशन। ठीक है, इन सब का फिर से एक बार और इंटीग्रेशन होगा। इस तरह बनेगा आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, ये आपके पास चूज करने के लिए दे रखा है आइलेट सिस्टम जो है। इसमें एक सेकंड थ्योरम ये होती है कि अगर fx आपको दिया हुआ है और उसका डेरिवेटिव भी साथ में दिया हुआ है, fx है उसका डेरिवेटिव भी साथ में है और इसको करोगे आप e की पावर x से मल्टीप्लाई, तो आंसर होगा आपका fx इंटू में e की पावर x। ठीक है, ये इसी से प्रॉपर्टी बनती है और डायरेक्ट आपका आंसर निकाल देती है। अब ये सारा जो पोर्शन हमने करा ये सारा था इनडेफिनेट इंटीग्रल, इसमें कोई लिमिट नहीं दी हुई थी, लेकिन अब आपको जब लिमिट दे दी जाती है तो उसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, पहला काम तो हम यही करेंगे कि अगर आपको कोई सिंपल सा फंक्शन दिया हुआ है, मान लो ये कहा कि भाई एक्स स्क्वायर है और इसमें लिमिट 1 to 2 है, तो इसकी वैल्यू आप सॉल्व करो। तो जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं एक्स स्क्वायर का, वैसे हम लिखेंगे एक्स क्यूब अपॉन में 3, और जो ये डेफिनेट इंटीग्रल में जो लिमिट दे रखी है इसको ऊपर लिखेंगे, ये अपर लिमिट है ये लोअर लिमिट है। पहले अपर लिमिट यहाँ पुट करेंगे 2 की पावर 3 अपॉन 3, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे 1 की पावर 3 अपॉन में 3, तो ये 8 अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन में 3, यानी आंसर आ जाएगा इसका 7 अपॉन में 3। तो लिमिट को आपको ऐसे सॉल्व करना है। और क्वेश्चंस के अंदर अगर प्रॉपर्टीज लगाने को बोलता है तो प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व करना, और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टीज से ही आप कर पाते हो।
तो पहली जो प्रॉपर्टीज है उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास a टू b लिमिट दे रखी है एफ एक्स डी एक्स है, तो ये फंक्शन में अगर आप x को रिप्लेस कर देते हो t से, तो हर जगह x को रिप्लेस कर दो t से, तो कोई आपको कुछ चेंज नहीं करना, बस x जहां जहां है वहां पर आपको t पुट कर दोगे तो आंसर दोनों का सेम ही रहेगा। अगर आप लिमिट यहाँ a टू b दी है, अगर आप इसको उल्टा कर दो, a टू b की जगह आप लिखना चाहो b टू a, तो उसमें माइनस साइन का फर्क आ जाता है, ये प्लस में है ये माइनस में आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अगर आप फंक्शन में लिमिट को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो, दो पार्ट्स में ब्रेक करने पर क्या होगा, जो लोअर लिमिट है वो यहाँ आएगी, अपर लिमिट यहाँ आ जाएगी, a और b के बीच में एक और वैल्यू आएगी c, वो इसकी लोअर अपर लिमिट बन जाएगी, इसकी लोअर लिमिट बन जाएगी। तो इस तरह से एक फंक्शन को आप दो अलग अलग फंक्शन में कन्वर्ट करके फिर उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी का यूज करना है आपको ज़्यादातर जो मॉड वाले फंक्शन है उसमें यूज करो, या फिर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसमें यूज करो, लिमिट को ब्रेक करने वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहां पर कहता है कि लिमिट अगर a टू b है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, a और b को प्लस करके उसमें से x माइनस करोगे तो भी दोनों के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट दोनों का सेम रहेगा। 0 टू a अगर है तो 0 टू a में आप क्या करोगे, यहां पर a माइनस एक्स लिख सकते हो, क्योंकि 0 और a को प्लस करोगे तो a बनेगा, तो यही प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन होता है ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर आपके पास एफ एक्स और एफ ए प्लस एक्स दोनों अगर बराबर हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0 टू एन ए एफ एक्स डी एक्स, और एन आगे आ जाएगा आपके पास 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। यहाँ जो इसमें लिमिट में एन ए था, एन आगे आ जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा का वैसे ही रहेगा, लेकिन इसके लिए एफ एक्स और एफ ए प्लस एक्स दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर लिमिट माइनस ए टू प्लस ए है तो इसके दो आंसर पॉसिबल होते हैं। अगर f माइनस एक्स करने पर हमारे पास एफ एक्स आ गया तो आंसर ये बनेगा 2 इंटू में लिमिट a टू b, यहाँ पर 0 टू a, सॉरी 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। और अगर f माइनस एक्स करने पर माइनस एफ एक्स आ जाए तो आंसर हो जाएगा सीधा 0। तो ये प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनमें प्रॉपर्टीज आपको लगाकर इसको सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद आता है हमारे पास इसमें कंसेप्ट मार्जिनल फंक्शन का। अब मार्जिनल फंक्शन में जब हमने डेरिवेटिव में करा था उसमें मार्जिनल फंक्शन हमने निकालना सीखा था। मार्जिनल फंक्शन निकालने के लिए हम करते थे डेरिवेटिव। अब आपको दिया हुआ है उल्टा, मार्जिनल फंक्शन अगर दे रखा है तो उससे आपको नॉर्मल फंक्शन फाइंड करना है, तो यहाँ पे उल्टा है तो उल्टा ही काम करना है, वहाँ डेरिवेटिव करा था यहाँ इंटीग्रेशन करना है। तो जो मार्जिनल कॉस्ट है अगर आप उसको इंटीग्रेट कर देते हो तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज कॉस्ट का फार्मूला तो वही रहता है कि कॉस्ट को आप एक्स से डिवाइड करो। ऐसी मार्जिनल रेवेन्यू को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो रेवेन्यू आ जाएगा। रेवेन्यू फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो पी एक्स, यानी अगर यहां से हम सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू आ जाती है आर एक्स अपॉन में एक्स। उसके बाद आता है कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है कि अगर आप कोई कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर मान लो किसी एक चीज़ को एक पर्टिकुलर अमाउंट पर खरीदने को तैयार है। मान लो एक मोबाइल फ़ोन है, मैं चाहता हूं कि मैं उसको 20,000 में भी खरीद लूँगा तो मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। लेकिन वही मोबाइल फ़ोन अगर मुझे 20,000 की जगह कुछ स्कीम वगैरह लगा लोगों के मान लो मुझे 19,000 18,000 का पड़ जाता है, तो वो जो 1-2 हज़ार का जो डिफरेंस आया है उसी को हम बोलेंगे यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस। बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर पढ़ना है तो यूट्यूब पे जो वीडियो है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस की, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हो, और डीप में अगर आपको समझना है। वैसे ब्रीफ में इतना भी समझा दूंगा और फार्मूलेज आप यूज़ कर लोगे तो उसी से आपके आंसर भी निकल जाएंगे। ऐसे जो प्रोड्यूसर सरप्लस है, प्रोड्यूसर सरप्लस में जो फार्मूला होता है उसमें प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब क्या होता है, अगर कोई प्रोड्यूसर किसी अपने ऑब्जेक्ट को या किसी चीज़ को कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पर बेचने को तैयार है, लेकिन उसकी जगह उससे वो ज़्यादा पर बिक जाता है मार्केट में। मान लो मोबाइल फ़ोन कंपनी ने लॉन्च किया, कंपनी कहती है अगर मेरे को इसके 20,000 रुपये मिल जाते हैं तो ठीक है, मेरे को फ़ायदा है, लेकिन उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह सब कुछ अच्छा है, मार्केट में पकड़ अच्छी बना ली और वो 21,000 में भी लोग बड़े आराम से ले रहे हैं, कोई ज़्यादा नानुकर नहीं कर रहे, तो 20,000 की जगह वो चीज़ 21,000 में बिक रही है, यानी प्रोड्यूसर को 1,000 रुपये का फ़ायदा और हो रहा है, तो वो होता है प्रोड्यूसर सरप्लस। अब ये प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस निकालने का जो फार्मूला है वो क्या होता है, यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस जब आप निकालोगे 0 टू एक्स नॉट मतलब जो सप्लाई हो रही है, जितना माल मार्केट में जा रहा है, ये होता है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे, उसमें से एक्स नॉट पी नॉट को माइनस करेंगे। पी नॉट का मतलब जिस प्राइस पर वो बिक रहा है। ऐसे जब प्रोड्यूसर सरप्लस निकालेंगे तो ये वाली चीज़ पहले आ जाएगी एक्स नॉट पी नॉट, उसमें से आपको माइनस करना है 0 टू एक्स नॉट और यहाँ पर आ जाएगा सप्लाई फंक्शन। कंज्यूमर सरप्लस में डिमांड फंक्शन होगा और प्रोड्यूसर सरप्लस में सप्लाई फंक्शन होगा।
अगर प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस दोनों बराबर हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हो प्योर कंपटीशन। क्वेश्चन में अगर आता है कि मार्केट में प्योर कंपटीशन है, तो प्योर कंपटीशन का मतलब है कि प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस दोनों की वैल्यू वहां पर इक्वल है। सॉरी, उनकी कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस नहीं, डिमांड फंक्शन सप्लाई फंक्शन, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो जो भी आपको डिमांड फंक्शन या सप्लाई फंक्शन दे रखा होगा उन दोनों को बराबर रखना है अगर इक्विलिब्रियम प्राइस आपको दिया हुआ है, या फिर ये बोलता है कि मार्केट में जो कंपटीशन है वो प्योर कंपटीशन है। तो ये सारा कंसेप्ट था। तो ये सारा कंसेप्ट आप अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें, याद कर लें क्वेश्चन, उसको जितने भी फार्मूलाज हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज हमारी जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो एक्सरसाइज 8th भी है उसको स्टार्ट करेंगे। वो स्टार्ट करने से पहले आप सारे फार्मूलाज को अच्छी तरह रिवाइज कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको चीज़ों को समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।